हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया से क्लास 10th की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो आज रिफ्लेक्शन तो नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन लाइट के जो बेसिक टर्म्स हैं या लाइट की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं, आज उनके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली लाइट के इंट्रोडक्शन पार्ट से ज़्यादा रिलेटेड है। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और पहले हेडिंग लगाइए कि ऑप्टिक्स क्या है, उसके बाद फिर हम लाइट पे आते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग इज द ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है, ठीक। तो ऑप्टिक्स एक्चुअल में है क्या? ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइट्स की और उसकी बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। तो ऑप्टिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study light and its behavior। यानी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लाइट्स की स्टडी करते हैं और उसके बिहेवियर के बारे में, वो क्या होती है? ऑप्टिक्स। नेक्स्ट हेडिंग इज द व्हाट इज लाइट। तो लाइट की बात करते हैं, लेकिन लाइट्स की बात करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि बेटा सपोज करो अगर आप एक कमरे में हो और उस कमरे का बल्ब ऑफ कर दिया जाए, तो क्या आपको उस कमरे में रहने वाली जितनी भी चीजें हैं, क्या उसको आप देख पाओगे? तो शायद आपका आंसर निकल के आएगा, नो सर, हम बिल्कुल नहीं देख सकते। इसका मतलब है अगर आप चीज़ों को देखना है तो आपको उसके लिए एक चीज़ चाहिए या बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी चाहिए जो हमें चीज़ों को क्या कर दे सके, दिखा सके। तो चीज़ों को देखने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी की नीड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। तो लाइट तो देखा जाए तो ये एक प्रकार की एनर्जी है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प टू सी द वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एक्साइट्स आवर सेंस ऑफ साइट। तो आप इसको लिखते हैं जरा, लाइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ energy which excites our sense of sight। तो ये तो लाइट की बात हो गई। तो एक तो डिफिनेशन ये समझ में है कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमारे सेंस ऑफ साइट को क्या करती है, बेसिकली सेंस ऑफ साइट्स को हेल्प करती है चीज़ों को देखने में। लेकिन थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। लाइट जो है ना बेटा, वो एक वेव है। लाइट क्या है? एक वेव है। तो आप यहाँ से एक और डिफिनेशन ले सकते हो कि लाइट इज अ वेव विच कैरीज एनर्जी। तो लाइट क्या है? एक वेव है जो एनर्जी को लेके जाती है, ठीक। थोड़ा सा और आगे बढ़े। अब लाइट अगर वेव है तो वेव में भी बहुत ढेर सारी वेव्स होती हैं। तो लाइट एक स्पेशल वेव है जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो आगे और बढ़ते हैं। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको हम अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वेव क्या है। तो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप लगाओ, वेव। व्हाट इज वेव? तो ये वेव क्या है? तो वेव अगर बात करें तो यार ये एक डिस्टरबेंस होता है जो एनर्जी को मैटर या स्पेस से क्या करता है? ट्रांसफर करता है, या मैटर या स्पेस से एनर्जी को क्या करता है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाता है। तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं वेव को, इट इज द डिस्टरबेंस it is the disturbance which carries energy through matter or space।
मैटर और स्पेस। तो वेव एक्चुअल में क्या है, एक डिस्टरबेंस है जो एनर्जी को मैटर या स्पेस से क्या करता है, कैरी करता है। तो आगे बढ़ते हैं जरा। अब आपने क्लास 9th में वेव और उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स आप पढ़े होंगे, तो हम ये वेव के सारे करेक्टरिस्टिक्स तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम आपको 3 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम देखिए ग्राफ ऑफ वेव। ग्राफ ऑफ वेव, ये वेव का ग्राफ होता कैसा है, या वेव चलती कैसे है, या वेव का प्रोपोगेशन कैसा होता है, या वेव क्रिएट कैसे होती है, ठीक, या वेव ग्राफिकली दिखता कैसा है। तो हम जरा बना के देखते हैं। लेट अस इमेजिन ये मेरे पास में वाई एक्सिस है और ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस को हम मीन एक्सिस भी बोल देते हैं, ये मीन एक्सिस भी बोल देते हैं, और ये रहा ओरिजिन। तो सपोज करो अगर मैं इस तरीके का एक कर्व बनाया हूं, तो ये जो प्रोपोगेशन है ये किसका प्रोपोगेशन है या किसका ग्राफ है, ये एक वेव का ग्राफ है। तो एक बात तो क्लियर होगी कि जो वेव है वो जिगजैग फॉर्म में प्रोपोगेट करती है, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा कुछ और पॉइंट देख लेते हैं कि सबसे पहले तो बात करें कि ये साइकिल ऑफ वेव क्या है। साइकिल ऑफ वेव क्या है, तो साइकिल वेव जहां से स्टार्ट करे, ओरिजिन से स्टार्ट कर रही है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो तो अब ये ओ से स्टार्ट हो रही है, तो यहां से ये ऊपर वाला पार्ट प्लस नीचे वाला पार्ट, ये पूरे को मिला के इसको हम क्या बोलेंगे, वन साइकिल बोलेंगे। तो वन साइकिल, ये यहां से लेके यहां तक वन साइकिल होगा, तो ऊपर पार्ट प्लस नीचे पार्ट मिला के क्या बनेगा, वन साइकिल बनेगा, ठीक है ना। तो साइकिल, तो ये बात समझ में आई कि ऊपर वाली पार्ट प्लस नीचे वाला पार्ट मिला के क्या होगा, एक साइकिल होगा, यानी ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट मिला के एक साइकिल हुआ, ठीक। चलिए, तो अब अगर मैं बात करूं तो इस मीन एक्सिस के ऊपर जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसको मैं क्या बोला हूं, टॉप मोस्ट पॉइंट है। इस टॉप मोस्ट पॉइंट को हम बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं। और इस मीन एक्सिस के नीचे जो बिलो पॉइंट है या बहुत नीचे वाला पॉइंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। तो व्हाट इज द क्रस्ट, क्रस्ट या व्हाट इज द ट्रफ, तो क्रस्ट इज द बेसिकली डिस्टेंस ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट फ्रॉम द मीन एक्सिस। व्हाट इज द ट्रफ, ट्रफ क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ lowest point from, it is the low, it is the distance of lowest point from the mean axis या मीन पोजीशन भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब अगर मैं बात करूं यहां से, तो पहली जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, तो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमने कहा ऊपर और नीचे को मिला के एक साइकिल होगा, यानी वेव ऐसे मूव करे और नीचे का भी अगर हाफ साइकिल कंप्लीट करे तो पूरा मिला के एक साइकिल हो जाता है। तो इस वेव ने एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट किए, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज द नंबर ऑफ साइकिल इन 1 second. It is denoted by F and defined as F is equal to 1 upon T। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 upon T के इक्वल। अब आप जानते हो टाइम की जो यूनिट है, टाइम की जो यूनिट है वो क्या होता है, सेकंड होता है। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी, 1 अपॉन सेकंड, और 1 अपॉन सेकंड ऊपर जाके ये सेकंड इनवर्स बन जाएगा, और सेकंड इनवर्स को ही हम क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं, और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एच जेड से। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एसआई यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, या बेसिकली इसको हम एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जरा देखना बेटा, अगर मैं बोलूं कि टी 1 सेकेंड हो जाए, टी 1 सेकेंड हो जाए, तो टी 1 सेकेंड होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1, यानी कितना आ जाएगा, 1 हर्ट्ज हो जाएगा।
तो अगर टाइम 1 सेकंड है तो फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो जाएगी, 1 हर्ट्ज हो जाएगी। तो यानी 1 सेकंड में अगर एक साइकिल कंप्लीट हो तो उस वक्त फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 हर्ट्ज होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पे बात करते हैं। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वेव। वेवलेंथ ऑफ वेव, ये डायग्राम नहीं रेज होना चाहिए। वेवलेंथ ऑफ वेव, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, वेव लेंथ ऑफ वेव। ये वेवलेंथ ऑफ वेव क्या है? तो वेवलेंथ अगर आप देखो तो ये एक क्रस्ट और ये दूसरा क्रस्ट, ठीक, या एक ये ट्रफ और ये दूसरा ट्रफ, तो टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट लो या टू कंसेक्यूटिव ट्रफ लो, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द वेवलेंथ। तो बेसिकली वेवलेंथ क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ या टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट। ठीक, तो ये लिख सकते हो आप, it is distance between two consecutive crust और ट्रफ। तो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वेवलेंथ। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। इसको डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से। अब लैम्डा जो है ये वेव का डिस्टेंस है और डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, मीटर। तो वेवलेंथ को भी किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ, SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ क्या हो जाएगा बेटा, मीटर हो जाएगा, मीटर। लेकिन वेव है, वेव की तो वेवलेंथ बहुत छोटी भी हो सकती है। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो इनके लिए यूज करते हैं वेवलेंथ के लिए, वो दो स्मॉलेस्ट यूनिट मैं आपको और बता रहा हूँ, बहुत बाकी बहुत ढेर सारी यूजेस होती हैं। तो उनमें से एक यूनिट कौन सी है, एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 एंगस्ट्रॉन जो होता है वो 10 के पावर -10 मीटर होता है। देखो कितनी स्मॉल यूनिट है। सेकेंड इज द नैनोमीटर। नैनोमीटर, नैनोमीटर को हम nm से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 नैनोमीटर जो होता है वो होता है 10 के पावर -6 मीटर। ये वेवलेंथ की कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट है, आप उसको दिमाग में रखेंगे। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव। अब स्पीड ऑफ वेव में अगर मैं आपसे सिंपली बोलूं कि स्पीड एक्चुअल में होती क्या है, तो आपने फिजिक्स में क्लास 9th में मोशन में पढ़ा होगा, स्पीड इज द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो अगर मुझे स्पीड निकालना हो तो मैं आपको डिराइव करके दिखाता हूं। अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस d है, टाइम t है। वेव के केस में दो कंजर्वेटिव क्रस्ट या टू कंजर्वेटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस कितना है सर, लैम्डा। टाइम कितना है, t। तो स्पीड ऑफ वेव क्या निकल के आया, लैम्डा अपॉन t। ये स्पीड ऑफ वेव है, या इसी को ऐसे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव, लैम्डा अपॉन t। यहां से समझ में, यहां से ये चीज समझ में आई कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मतलब जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, वेलोसिटी होगी। ये बात समझ गई, जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी। यानी लैम्डा इज मैक्स, ये इंप्लाई करेगा वेलोसिटी इज आल्सो मैक्स, या लैम्डा इज मिन, ये इंप्लाई करेगा वेलोसिटी इज आल्सो मिन। तो जितना लैम्डा ज्यादा उतनी वेलोसिटी ज्यादा, जितनी वेलोसिटी ज्यादा उतना लैम्डा ज्यादा, या जितनी वेलोसिटी कम उतना लैम्डा कम, जितनी लैम्डा कम उतनी वेलोसिटी कम, क्योंकि डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपसे कभी एक सवाल करें कि एक वेव है जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट होगा, तो उसकी स्पीड भी उतनी ही ज्यादा होगी जितनी उसकी क्या होगी, वेवलेंथ होगी। ठीक, चलिए ये तीन बातें मैंने कहा आपको दिमाग में रखना है।
अब हम बात आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये ईएम वेव क्या है, ठीक, क्योंकि हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो बता रखा, अब ये ईएम वेव है क्या, क्योंकि लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज द ईएम वेव। अब ईएम वेव पढ़ने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए बेटा, वो क्या है, चार्ज क्या है, ठीक है। ईएम वेव को अगर अच्छे से समझना है तो आपको चार्ज के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो अगर मैं चार्ज की बात करूं तो ये क्या है कि ये एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मैटर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, जनरेट करता है। तो चार्ज क्या है, इट इज इंट्रिंसिक property of matter which produces electric and magnetic component। तो चार्ज क्या है, ये एक बेसिकली मैटर की प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को क्या करता है, जनरेट कर सकता है। अब सवाल ये आया कि यार चार्ज कितने तरीके के होते हैं, तो चार्ज की बात करें तो चार्ज आपको दो तरीके के मिलेंगे। कितने तरीके के, दो तरीके के, यानी चार्ज आर टू टाइप। फर्स्ट इज द पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की बात करें तो बहुत ढेर सारे एग्जांपल है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल बताता हूं। आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने जब बात किया होगा तो आपको 3 सब एटॉमिक पार्टिकल मिले होंगे। एक मिला होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आप जानते हो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, और प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो प्रोटॉन जो होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज कौन होगा, पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल कौन है, प्रोटॉन है। नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल कौन है, इलेक्ट्रॉन है। वैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, यही सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन वो प्लस के साथ होता है, 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन, दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये तो चार्ज की बात हुई। अब बात करते हैं कि कौन सा चार्ज किस तरीके की फील्ड जनरेट करेगा। मेरा कहना है कि कब मैग्नेटिक कंपोनेंट बनाएगा और कब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बनाएगा। तो बात करते हैं। अब चार्ज अगर मोशन में आ जाए, चार्ज अगर रेस्ट पे है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ज कुछ भी नहीं करेगा। चार्ज अगर रेस्ट पे है तो कोई भी फील्ड नहीं जनरेट करेगा, उस वक्त तो कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब चार्ज अगर मोशन में आ जाए और चार्ज रेस्ट पे है तो नो इफेक्ट। अब चार्ज अगर मोशन में आए तो फिर प्रॉब्लम है, तो फिर दो चीजें होगी। अब मोशन दो तरीके का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। इसका मतलब है चार्ज भी दो तरीके का मोशन कर सकता है, यूनिफॉर्मली मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली मोशन। अब जब यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो कौन सी फील्ड जनरेट करेगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो कौन सी फील्ड जनरेट करेगा। तो बेटा अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में हो तो उस कंडीशन में जो चार्ज है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। कौन सा फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो तो उस केस में वो जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज मोशन में दो तरीके से हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन तो चार्ज क्रिएट द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन चार्ज क्रिएटेड द मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। अब अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों क्रिएट किया, इसका मतलब है कि चार्ज जो है वो अब एक ईएम वेव जनरेट कर देगा। समझ में ये बात।
तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो बात किया कि जो ईएम वेव है वो किससे मिलकर बन के आया है, बेसिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट से। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट आते किसकी वजह से हैं, चार्ज की वजह से आते हैं। और कब कौन सा चार्ज क्रिएट करेगा ये हम आपको बेसिकली डिस्कस कर चुके हैं, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली ये कंक्लूजन समझ में कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव जो है वो चार्ज की वजह से जनरेट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है यार, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, ये 7 डिफरेंट रेडिएशन से मिलकर बनी होती है। क्या ये 7 डिफरेंट रेडिएशन से मिलकर बनी होती है। अगर उन सारे रेडिएशंस को हम वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दें तो दे विल मेक अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वो क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाएंगे। तो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इट इज द ग्रुप ऑफ all different type of electromagnetic radiation on the basis of their frequency and wavelength। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग वो सारे ग्रुप ऑफ लाइट को अरेंज कर दे या उनका ग्रुप बना दे तो दे विल मेक अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, ये मैं इरेज करता हूं और मैं प्रॉपर आपको बताता हूं कितनी इसकी पार्ट ऑफ लाइट से या पार्ट ऑफ रेडिएशंस आते हैं ईएम स्पेक्ट्रम में, देखते हैं जरा। तो जो ईएम स्पेक्ट्रम है उसमें अगर हम पार्ट ऑफ लाइट्स की बात करें तो जो पहली लाइट है या जो पहला रेडिएशन है उसका नाम है बेटा गामा रेज। कौन सा रेज है, गामा रेज। सेकेंड इज द एक्स रेज, थर्ड इज द यूवी रेज, फोर्थ इज द विजिबल रेज, and fifth is the infrared rays, and sixth is the microwave, and last is the radio wave। अब बेटा अगर आप ये नीचे से ऊपर जाओगे तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। थोड़ा सा इसको स्ट्रेट बना देते हैं। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि रेडियो वेव से फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी होगी, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव से ज्यादा किसकी होगी, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड से विजिबल, विजिबल से ज्यादा यूवी, यूवी से एक्स रेज, एक्स रेज से ज्यादा गामा रेज। तो अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ अगर जाओ तो इस वक्त फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। समझ में आई बात। अच्छा, और अगर ऊपर से नीचे अगर आप आओ मतलब ऐसा मोशन करो आप, तो ये कौन सा केस होगा, इस केस से में वेवलेंथ बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि गामा रेज एक्स रेज में किसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो एक्स रेज की वेवलेंथ ज्यादा है, गामा रेज की वेवलेंथ कम है। मैं अगर सवाल करूं कि यूवी रेज और विजुअल रेज में वेवलेंथ किसकी ज्यादा है तो यूवी रेज और विजुअल रेज में वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, विजिबल रेज की वेवलेंथ ज्यादा होती है, ठीक। अच्छा, अब ये जो विजिबल रेज है, ये जो विजिबल रेज है ये फर्दर 7 डिफरेंट कलर ऑफ लाइट से मिलकर बनी होती है। ये फर्दर 7 कलर ऑफ डिफरेंट लाइट से मिलकर बनी होती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वी आई बी जी वाई ओ, वी आई वी जी वाई ओ आर। वी का मतलब है वैलेट, आई का मतलब है इंडिगो, बी का मतलब है ब्लू,
जी का मतलब है ग्रीन, वाई का मतलब है येलो, ओ का मतलब है ऑरेंज एंड आर का मतलब है रेड। ये 7 कलर लाइट जो है ये विजिबल रेज है। अच्छा, इनको विजिबल रेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारी आई है वो इन्हीं टाइप के रेज को डिटेक्ट कर पाती है। अब इसके ऊपर वाले वेवलेंथ या इसके नीचे वाली वेवलेंथ की लाइट हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, हम इसी रेंज की लाइट को क्या कर पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसका रेंज क्या है, विजिबल रेज का ये जो रेंज है वो क्या है वो जरा देखते हैं। तो जो इसका रेंज है मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ये रेंज, इसका जो रेंज है वो होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। तो विजिबल, अच्छा इसको नैनोमीटर, अभी मैंने बताया कि 1 नैनोमीटर में 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है। तो अगर 400 को कन्वर्ट करें तो 400 इंटू 10 के पावर माइनस 6, यानी ये 4 इंटू 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर माइनस 6, ये बन जाएगा 4 इंटू 10 के पावर माइनस 4 मीटर। सिमिलरली 700 को कन्वर्ट करेंगे तो किस में हो जाएगा, 7 इंटू 10 के पावर माइनस 4 मीटर। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ विजिबल रेज? तो विजिबल रेज की रेंज होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, या सिंपली 4 इंटू 10 के पावर माइनस 4 मीटर से 7 इंटू 10 के पावर माइनस 4 मीटर। दिस इज द रेंज ऑफ विजिबल रेंज। और ये जो कंप्लीट डायग्राम हमने बनाया है ये क्या है, ईएम वेव स्पेक्ट्रम। ध्यान रखना है, नीचे से ऊपर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आओगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, ठीक है ना। मैं अगर एक सिंपल क्वेश्चन करूं कि गामा रेज और इंफ्रारेड रेज में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। या इसी में बोलूं गामा रेज और इंफ्रारेड में किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो वेवलेंथ जो होगी वो इंफ्रारेड की ज्यादा होगी, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं तो ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में एक बहुत बढ़िया रिलेशन निकल के आ रहा है। और वो रिलेशन क्या है, यार देखो जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो यहां से एक नोट ध्यान में रखेंगे, क्या, द फ्रीक्वेंसी एंड wavelength of wave are inversely proportional to each other यानी फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वेवलेंथ। जितना ज्यादा वेवलेंथ जितना ज्यादा, ये इंप्लाई करेगा कि फ्रीक्वेंसी उतना ही कम होगी। फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा ये इंप्लाई करेगा कि वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। ये समझ में आई बात सबको, क्लियर है यहाँ तक कहानी, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो लाइट का कंप्लीट क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम बढ़ते हैं सोर्स ऑफ लाइट की तरफ। सोर्स ऑफ लाइट, ये लाइट आपको मिलती कहाँ कहाँ से है। तो सोर्स ऑफ लाइट में जो पहला हेडिंग है, जो सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट आपको मैं कुछ अलग अलग सोर्सेस की बात करता हूं। तो जो पहला सोर्स है वो कौन सा सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स, बेटा अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप ये बताओ लाइट ये मिलता कहां से है या लाइट ये आती कहां से है, तो आप जानते हो ये लाइट कहां से निकल के आती है, सन से। तो प्राइमरी सोर्स केवल एक ही है, वो भी कौन है, सन है। प्राइमरी सोर्स सन। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, अब जो सन से आपकी लाइट रेज निकलती हैं उससे हमारा स्टार्स जो है वो क्या करते हैं, ब्राइट करते हैं। तो ब्राइटनेस ऑफ स्टार ये क्या हो गए, हमारे सेकेंडरी सोर्स हो गए। ब्राइटनेस ऑफ स्टार ये सेकेंडरी सोर्स हो गए। अब थर्ड जो सोर्स है या अदर कॉमन सोर्स की बात करें, अदर कॉमन सोर्स, अब ये जो सोर्सेज हैं ये बेसिकली ह्यूमन मेड होते हैं। अब आप बताओ आप अपनी लाइफ में आप वो कौन कौन सी ऑब्जेक्ट देखो जिनसे लाइट प्रोड्यूस की जाती है। तो जैसे आप एग्जांपल देखो तो इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए, ट्यूबलाइट्स हो गई,
CFL हो गए, इन सब से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक लाइट, सॉरी जो लाइट जो है वो जनरेट होती है कि नहीं, लाइट प्रोड्यूस होती है कि नहीं। तो ये है हमारे पास में अदर कॉमन सोर्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला जो सोर्स है वो क्या है, ट्यूब लाइट। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक बल्ब। नेक्स्ट इज द एलईडी। एलईडी को बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट इज द CFL, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट्स। और एग्जांपल्स जरा देखें तो कुछ और एग्जांपल्स बच रहे हैं क्या, तो बस एक्सेप्ट, ये बहुत सफिशिएंट एग्जांपल्स हैं, इतने में आपको काम हो जाना है, ठीक है ना। तो ये रहे सोर्स ऑफ लाइट, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। कितने सोर्स हैं, प्राइमरी सोर्स सन, सेकेंडरी सोर्स ब्राइटनेस ऑफ स्टार हो गए। अदर कॉमन सोर्सेज की बात करें तो ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, एलईडी, CFL, और CFL के अलावा और भी सोर्सेस होते हैं, बहुत ढेर सारे होते हैं। तो आजकल बहुत अलग अलग तरीके की लाइट्स चलने लगी हैं, ठीक है ना। तो अब और एग्जांपल्स लिख सकते हो, लेकिन ये एग्जांपल्स क्या हैं, सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट जो आज का तीसरा टॉपिक है वो है टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। टर्म्स रिलेटेड टू लाइट, ये आज हमारा तीसरा टॉपिक है, टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। और टर्म्स रिलेटेड टू लाइट में जो पहली हेडिंग है वो है रेस ऑफ लाइट। ये लाइट का रे है। तो अगर मैं बात करूं तो लाइट तो ट्रेवल करती है, और लाइट ट्रेवल करती है तो लाइट के पास एक डायरेक्शन होगा, तो वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट क्या है, इट इट इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट in which light travels। तो लाइट जो ट्रेवल्स करती है उसका जो डायरेक्शन है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, रे। और रे को सिंपली आप ऐसे बना सकते हो, इट इज द रे ऑफ लाइट, ये ऐसा है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, अब ये नाम से लग रहा है, बीम का मतलब होता है ग्रुप या बंडल बोल सकते हो। तो जब मैं मोर देन 2 लाइट रेज की ग्रुपिंग कर दूं, या मोर देन 2 लाइट रेज एक साथ ट्रेवल करें, तो उस केस में उसको हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। बीम ऑफ लाइट क्या है, इट इज द ग्रुप और बंडल ऑफ लाइट रेज। तो ये बेसिकली क्या है, बंडल ऑफ लाइट रेज या ग्रुप ऑफ लाइट रेज को हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। जैसे ये एग्जांपल देखो, ये एक बीम ऑफ लाइट है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ क्या है, लाइट रेज है। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, थर्ड इज द टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। अब टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट की बात करें तो आपको यहां से 3 डिफरेंट टाइप्स मिलेंगे। एक है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट इज द converging beam of light. Next is the diverging beam of light। तो ये 3 तरीके की बीम ऑफ लाइट्स मिलेंगी, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट एंड डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अब इनको बारी बारी से डिस्कस कर लें। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या है, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या है, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगली हेडिंग आप लगाएंगे कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ठीक। नेक्स्ट इज द कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अब
अगर ऐसी कोई बीम ऑफ लाइट हो, अगर आपको ऐसी बीम ऑफ लाइट मिल जाए जिनकी सारे के सारे रेज एक सिंगल पॉइंट की तरफ मूव करे, तो दैट इज द कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या है? द बीम ऑफ लाइट in which all rays moves towards a single point. Single point is called converging beam of light. तो अगर एक सिंगल पॉइंट की तरफ मूव करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। जैसे ये एग्जांपल, ये लाइट रेज है, ये सब के सब एक पॉइंट की तरफ जा रही हैं, तो इस केस में ये कौन सी बीम ऑफ लाइट हो जाएगी? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट इज द डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अब डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट इसके जस्ट अपोजिट होगा। अगर बीम ऑफ लाइट एक सिंगल पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में मूव करे, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करे, तो उस केस में वो क्या होगी? डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट होगी। तो डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या होता है? द बीम ऑफ लाइट in which all light rays moves away from a single point is called diverging beam of लाइट। उसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ पे मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। जैसे ये देखो, ये बीम ऑफ लाइट मैंने एक बनाया। यहाँ देखो, ये मान लो सोर्स है हमारे पास में, और यहाँ से लाइट ये कुछ ऐसे ये निकल रही है, ये ऐसे। देखो ये कौन सी लाइट रेज हो गई? डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट हो गई, क्योंकि देखो ये अलग अलग डायरेक्शन में निकल रही है। दिस इज द डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। एंड लास्ट इज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। What is the parallel beam of light? Parallel beam of light। ये parallel beam of light क्या है वो जरा देखिए। तो यार ऐसी बीम ऑफ लाइट जिनमें सारे के सारे लाइट रेज क्या हो? एक दूसरे के पैरेलल हो, दैट इज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो a beam of light in which all rays parallel to each other is called parallel beam of light। parallel beam of light like this। ये जरा देखो, इनमें जितनी भी लाइट रेज हैं वो सब एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये कौन सी हो जाएगी? पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज। तो चलो बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ में वीडियो अगर अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी, तो लाइक में कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि ये लाइक ही, हर एक लाइक हमारे लिए क्या है? एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो फिर ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं। और ध्यान रहे, ये सारे के सारे टॉपिक का आप एक प्रॉपर नोट्स बना के रिवाइज करें, क्योंकि इनसे बाहर नहीं आने वाला है। सारी की सारी चीज़ें यहीं से आनी होती हैं। इसको रिवाइज करके एक पेज में या एक कॉपी में आप इसको प्रॉपर लिख के लें और इसको बिल्कुल आप याद कर लें। ठीक है ना? इसको रिमेम्बर कर लें। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।